बिहार के हर एक बच्चे का सपना होता है या हर बच्चे का सपना होता है, हर बच्चे के माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा कुछ ना कुछ बड़ा करे, उनका बच्चा टॉप करे। तो टॉपर बनने के लिए बेटा सारे सब्जेक्ट में नंबर जरूरी होते हैं। उसी तरह एक सब्जेक्ट हमारा बनता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी बच्चे टॉप करने की ज़रूरत होती है, मैथ्स में भी 100 में 100 लाने की ज़रूरत होती है अगर आपको टॉपर बनना है तो। और मैथ्स में लगभग बच्चे 100 में 100 लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से उनके नंबर रह जाते हैं। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं और वो जो टॉपर बनने की जो श्रृंखला है या जो टॉपर बनने का प्रयास इच्छा रखते हैं या जो प्रयास करते हैं, वैसे तो हर एक बच्चा प्रयास करता है, सभी बच्चा प्रयास करता है ना। अगर सारा बच्चा प्रयास कर रहा है तो क्यों रह जाता है कुछ बच्चा? वो ध्यान नहीं देता। कुछ बेसिक पॉइंट्स, हालांकि मेहनत बहुत करता है, पूरा का पूरा एकदम रिवीजन ये वो सब कर लेता है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन बना रह जाता है। तो उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं आपके लिए ले आया हूं एक बहुत शानदार सा वीडियो, जिसमें आपके सारे के सारे 15 चैप्टर्स कवर होंगे फुल बेसिक पॉइंट्स के साथ। मेरे भाई बस देखिए, मैं कुछ ही मिनटों में आपको सारा का सारा चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट तुरंत का तुरंत बताऊंगा। और आपको एक वादा भी कर देता हूं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएंगे, है ना। और सारा पेपर जो बनेगा वो सब का सब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा मेरे भाई। तो चलो मैं बताता हूँ आखिर है क्या यह चीज़। तो मेरे भाई अगर आप देखें तो ये संपूर्ण मैथ्स के क्या हैं भैया, फॉर्मूले हैं और बेसिक पॉइंट्स भी हैं साथ साथ। मैंने कहा एक पहला चैप्टर है आपका जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आप देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। इसमें परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है, गणितीय चिन्ह अपरिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो बहुत सारी संख्याएं आपने पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, इनको ये धनात्मक संख्याएं ही होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से लगा के अनंत तक होती हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, यही पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, पूर्णांक को, है ना, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या। तो मेरे भाई तो आप लोग देखे होंगे कि ये सारी संख्याएं हैं जो आपके सिलेबस में हैं। देखो भैया, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे अभाज्य संख्या की। ऐसी संख्या जिनके अधिकतम या न्यूनतम 2 गुणनखंड हों। सीधे सीधे बिहार बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड में स्वयं संख्या या तो एक होता है। तो आपको आंसर देना था अभाज्य संख्या। या अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो कितना होता है, तो अभाज्य संख्याओं का मासा 1। और लासा क्या होता है, तो संख्याओं का गुणनफल ही उनका लासा होता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं तो आप ये बता सकते हैं जब आपको इसका ज्ञान होगा। भाज्य संख्याएं क्या है मेरे भाई, तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, या तो कह सकते हैं जो अभाज्य ना हो। कौन कौन सी, 4 6 8। अब देखो भैया, अभाज्य एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य 2 है, सबसे छोटी भाज्य 4 है, 4 2 का गुणनफल कितना हुआ, 8 हो गया। बहुत प्यार से ऐसे ही क्वेश्चन किए जा सकते हैं मेरे भाई। और उसके बाद आप सह अभाज्य संख्या देखेंगे, संख्याएं जोड़े में हो तथा मासा 1 हो तो सह अभाज्य संख्या होती है। और जुड़वा अभाज्य क्या होती है, संख्याएं जोड़े में हो, मासा 1 हो, लेकिन दोनों संख्याएं क्या हो मेरे भाई, अभाज्य हो। जैसे यहाँ 2 सम है और ये विषम है या अभाज्य है, तो आप लेकिन ये इसमें जुड़वा अभाज्य में क्या होता है, दोनों अभाज्य होती हैं। देखो 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं और दोनों का अंतर 2 है। तो मेरे भाई इसमें देखो अंतर कितना, 1 आ रहा है ना ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में देखो 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2, कितना अंतर 2 आ रहा है मेरे भाई। अगले जो है ना, परिभाषा पे चलेंगे, अगली संख्या पे, सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो और उसका रूप क्या है, m 2m है मेरे भाई। ये 2m के रूप होता है, मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और कोई भी संख्या हो अगर उसमें 2 से गुणा है तो वो सम संख्या है मेरे भाई, ये देखो 2m। और विषम संख्या क्या होती है, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती और इसका जो रूप होता है वो 2m + 1 का होता है। अगले सवाल पर चलेंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और धन में शेषफल। भाजक गुणे भागफल धन में शेषफल, ये हमारी एल्गोरिदम है मेरे भाई। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में भी काम करती है। भाज्य किसका काम करता है, ए का काम करता है। भाजक किसका काम करता है, बी का काम करता है। और भागफल हमेशा क्यू का काम करता है और शेष हमेशा आर का काम करता है। यहाँ पे आर जो होता है 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है।
ठीक है ना बच्चों। अंगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य गुणनफल के रूप में, मीन्स जैसे 4 है तो 2 गुणे 2 मेरे भाई, देखो 2 भी अभाज्य, ये भी 2 अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ठीक है ना। चलो अब ये देखो, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लासा गुणे मासा। परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा, परिमेय अपरिमेय को घटाएंगे तो भी परिमेय आएगा, परिमेय परिमेय का गुणा करेंगे तो भी परिमेय, परिमेय और परिमेय का भाग करेंगे तो भी परिमेय। उसी तरह बहुपद की बात करेंगे मेरे भाई। बहुपद की घात क्या होती है? तो पूर्ण संख्या, अचर बहुपद की घात 0, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित, रैखिक बहुपद की घात 1, द्विघात बहुपद की घात 2, त्रिघात बहुपद की घात 3। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, रैखिक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। बराबर 0 नहीं होगा मेरे भाई, बराबर 0 नहीं होगा मेरे भाई, ये क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर त्रिघात बहुपद क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मेरे भाई आपके सामने लिखा हुआ है। अगले उस पे चलेंगे मेरे भाई, अगले फॉर्मूलों पे। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए होता है। अगर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है मेरे भाई, सवाल सॉल्व करने से अच्छा है फॉर्मूला देख लो, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाई सी ये होता है, माइनस बी बाई सी होता है। अल्फा बीटा गामा तीनों का योग क्या होता है? माइनस का बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? सी बाई ए। और तीनों का गुणनफल क्या होता है? माइनस का डी बाई ए। मेरे भाई देख लो एक बार, बहुपद है, शून्यक ज्ञात होने पर द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का शून्य ज्ञात होने पर त्रिघात बहुपद क्या होता है? आपके सामने है, एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा गामा। ये रहा मेरे भाई बहुपद के फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले। उसके बाद मेरे भाई दो चर वाला रैखिक समीकरण आता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? आपके सामने दिया गया है। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? अनंत। मेरे भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है मेरे भाई। उसके बाद आ जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म जैसे एक सरल रेखा का एक ग्राफ, वैसे दो सरल रेखा का दो समीकरण, जैसे एक समीकरण का एक ग्राफ, एक सरल सीधी सरल रेखा बनी, वैसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में दो समीकरण होते हैं, जिसमें क्या होगा मेरे भाई? एक इसकी रेखा एक इसकी रेखा, तो रेखा कितनी बनी? दो। कौन कौन सी दोनों रेखाएं होंगी? दोनों रेखाएं कैसी बन सकती हैं? तो समांतर हो सकती हैं। तो उनकी कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2। या असंगत हल भी बनेगा, ये विरोधी होगा, ये कोई हल नहीं होगा। ये समांतर रेखा की कंडीशन होती है। वैसे प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। ये संगत हल देता है, अविरोधी होती है और एक हल होता है प्रतिच्छेदी रेखा में। वैसे ही संपाती रेखा आप देख सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये संगत हल देता है, आश्रित होता है और अनंत हल होता है। उसके बाद द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। द्विघात समीकरण की घात के हल क्या होते हैं मेरे भाई? दो होता है, मतलब हल का मतलब शून्यक, है ना। द्विघात समीकरण जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या मेरे भाई? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, मतलब ये पूरे में 2a लगेगा। विविक्तकर क्या होता है मेरे भाई? तो विविक्तकर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac मेरे भाई, है ना। ये जो 2a होता है मेरे भाई, ये पूरे में लगता है 2a, ये याद रखना मेरे भाई। चलो अब अगली चीज ध्यान दें, है ना। मूलों की प्रकृति, अगर d 0 हुआ तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d लेस देन 0 हुआ, d 0 से छोटा हुआ, काल्पनिक होंगे। d 0 से बड़ा हुआ, मूल असमान और वास्तविक होंगे। उसके बाद मेरे भाई समांतर श्रेणी के फॉर्मूले आते हैं। व्यापक रूप इसका क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये व्यापक रूप होता है। पूछ लिया जाता है सीधे सीधे एग्जाम में।
और उसके बाद सूत्र क्या मेरे भाई, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद है, मतलब ये भी एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है मेरे भाई। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। डी सर्वांतर होता है, और सर्वांतक धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। सूची के प्रत्येक पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाता है। मीन्स जैसे ए है तो ए में डी जोड़ दिए तो अगला पद, उसमें एक और डी जोड़ दिए तो अगला पद, उसमें एक और डी जोड़ दिए तो अगला पद। ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, दो टाइप की श्रेणियां होती हैं, एक होती है परिमित श्रेणी, एक होती है अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी में क्या होता है, अंतिम पद होता है, और अपरिमित श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता है। देखो जैसे ये श्रेणी दी गई है, इसमें देखो अंतिम पद दिया गया है, तो ये परिमित श्रेणी हो गई। लेकिन ये मान लो यही श्रेणी में ए एन ना दिया होता तो ये अपरिमित श्रेणी हो जाती। उसी तरह अगर मुझे डी निकालना है मेरे भाई, तो देखो अगर ये श्रेणी दी गई है तो अगले पद से पिछले पद को घटा दो, a2 माइनस a1। और मैं बताऊं भाई, सर्वांतर पूरा हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनवा पद इसी को कहते हैं। और एन एस एन क्या होता है, मीन्स एन पदों का योगफल क्या होता है, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद ज्ञात हो तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन। अगर मेरे भाई n पदों का योगफल दिया गया हो या Sn दिया गया हो, an निकालना हो, तब क्या होता है, an बराबर होता है Sn माइनस में Sn माइनस वन। क्या होता है, अब ये चीज समझ गए होंगे। अगर ये ए बी सी तीनों समांतर श्रेणी में हो तो क्या होती है कंडीशन, 2b बराबर क्या होता है, a प्लस सी होता है। क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी, या इसी को लिख सकते हैं b बराबर a प्लस सी बाई टू। ठीक है, अब आगे देखो मेरे भाई, अब आ जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, और बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर। उसी तरीके बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा। न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होते हैं और एक कोण समकोण होता है। समकोण त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। सीधे स्टेटमेंट ये सारे परीक्षा में आए हुए हैं, है ना। और ये सब सवाल सॉल्व करने के लिए बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट हैं, है ना। अगली चीजों पर चलेंगे। त्रिभुज की समरूपता के लिए दो पॉइंट्स होते हैं मेरे भाई, है ना। कब होंगे मेरे भाई दो त्रिभुज समरूप, तो आप देखेंगे संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। नोट, दो समान कोणीय त्रिभुजों में संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहता है। दो समान कोणीय त्रिभुज हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होगा, समान होगा, है ना। त्रिभुज हो गया मेरे भाई, थेल्स प्रमेय की बात करता है, तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है, डीएम, अगर ये डीएम जो इन दोनों को काट रही है भुजाओं को, अगर ये क्या हुई, बीसी के समानांतर हो गई, है ना, यदि ये कंडीशन बन गई मेरे भाई, तो तुम समझ लेना कि एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी बराबर में कितना होगा, एई अपॉन में ईसी होगा। ठीक है, सेम काम मेरे भाई यहाँ पे थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या होता है, देखो ये यदि में है और ये तब क्या हो जाता है, ये थेल्स प्रमेय कहती है। इसका विलोम क्या कहती है, यदि यदि ये दिया गया हो ए डी अपॉन में डी बी और बराबर में क्या हो, ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी हो, तब क्या होता है मेरे भाई, तब क्या होता है मेरे भाई, तब डी ई समानांतर होता है बी सी के। तब डी ई किसके समानांतर होता है, बी सी के समानांतर होता है। अगली चीज पर चलेंगे मेरे भाई, समरूपता कैसे निकालते हैं मेरे भाई। तो समरूपता के लिए तीन कंडीशन है जो आपके सामने हैं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और यस ए यस मेरे भाई। नोट, दो समरूप त्रिभुजों के क्या मेरे भाई, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है मेरे भाई, समकोण होता है। यही क्या है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम है ना। अब अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु होते हैं जिनसे हम स्थिति का पता लगाते हैं वस्तु की। इसमें भैया एक भुज होता है, पहला वाला, दूसरा वाला कोटि होती है, और चतुर्थांश चार होते हैं। पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस प्लस, दूसरे का चिन्ह माइनस प्लस, और तीसरे चतुर्थांश का माइनस माइनस, चौथे चतुर्थांश का प्लस माइनस। उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 दिए गए हैं। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो y का निर्देशांक 0, y अक्ष पर है तो x का निर्देशांक 0। अगर रेखा क्या है, y अक्ष के समानांतर है तो x नियतांक हो जाता है, अगर x अक्ष के समांतर है तो y नियतांक हो जाता है।
अब देखो मेरे भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना है, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है मेरे भाई, विभाजन सूत्र भी आपके सामने m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यदि तीन बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। समदूरस्थ के लिए मतलब अगर समदूरस्थ सवाल में प्रयोग हो जाता है तो समझ लेना समान दूरी पर स्थित। ठीक है, और यदि अनुपात ज्ञात करना हो तो हमेशा k अनुपाते 1 माना जाता है। ठीक है, कितना माना जाता है? k अनुपाते 1। और दूसरी चीज मेरे भाई, केंद्रक के निर्देशांक, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 और x3 तीनों को जोड़ के बटे में 3 कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 कर दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई लाल बटे कक्का, चौथे चैप्टर की लाल बटे कक्का नियम से, तो भैया लंब बटे कर्ण ये होता है अपना साइन, और आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस, लंब बटे आधार ये होता है टैन। ठीक है, उसी तरीके अगर हम देखें तो कौशिक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। ठीक है, और सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक है ना बच्चों, ये चीज आपको समझ आई होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 सरल समीकरण होती हैं। और तुमको बता दूं, सिद्ध करने वाले सवाल सारे के सारे इतने ही फॉर्मूले से होते हैं आपके हाई स्कूल में, पूरे के पूरे लगभग इसी से सॉल्व हो जाते हैं। ये आपकी त्रिकोणमितीय सारणी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खूबसूरत बनी हुई है। आप अपने आप से इसको देख सकते हैं। मेरे भाई फटाफट देखें, ये उन्नयन कोण है, अवनमन कोण। जब आप नीचे खड़े होके, ये आपकी दृष्टि रेखा बनती है, ये आंख के सामने दृष्टि रेखा, मतलब बेटा इसके पैरों की तरफ देखो दृष्टि रेखा, और आपकी दृष्टि कहाँ है? ऊपर की ओर है, तो समझ जाओ इनके बीच में जो कोण का निर्माण होगा इसको उन्नयन कोण कहेंगे, उन्नयन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन। और मेरे भाई जब ये लड़की भी आपको देख रही हो तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी, जो यहाँ कोण बनेगा मेरे भाई ये अवनमन कोण होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, अब उसके बाद मेरे भाई स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और बाह्य रेखा तीनों में अंतर समझना है। तो देखो भैया, ये स्पर्श रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके जा रही है, और जो बाहर को वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है ये बाह्य रेखा हो गई। जो वृत्त को छेदते हुए 2 पॉइंट में जा रही है ये क्या हो गई? छेदक रेखा हो गई। अब मेरे भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड त्रिज्यखंड होता है मेरे भाई, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चाप की लंबाई आपके सामने दी गई है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, ये होता है चाप, ये होती है जीवा, और ये होती है त्रिज्या, ये बनते हैं खंड। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आगे देखो मेरे भाई, ये आ गया घन का फॉर्मूला आयतन ए क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, और मेरे भाई अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ले तो 6a स्क्वायर। अगर मैं इसके विकर्ण की बात कर ले तो विकर्ण क्या होता है मेरे भाई? अगर विकर्ण की कभी बात कर दे तो बता देना a√3 होता है। क्या होता है? a√3। उसके बाद मेरे भाई घनाभ की बात करें तो घनाभ का आयतन LBH होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2BH प्लस में HL होता है मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्र की पल्प की बात कर ले तो भैया 2LB प्लस में BH प्लस HL ब्रैकेट में होता है। चलो आगे देखो, बेलन क्या फॉर्मूला क्या होता है? आयतन है तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर एच होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, ये है हमारा बेलन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शंकु की। तो शंकु में क्या होता है? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, गोले की बात करें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेमीस्फेयर की, है ना, अर्धगोला की, तो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर।
अब मैं बेटा भैया माध्य की बात करूं तो माध्य को कैसे निकालते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। अगर उसी में माध्य की तीन निकालने की तीन विधियां हैं तो पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में अगर माध्य निकालना है तो फॉर्मूला सेम होता है मेरे भाई, जैसे कि है ना माध्य का दिया गया है। वैसे ही कल्पित पग विचलन विधि आती है तो माध्य यक्स बार को माध्य से डिनोट करते हैं, तो ए प्लस में ए कल्पित माध्य होता है, ठीक है। और उसके बाद एच के बाद सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। कल्पित माध्य विधि क्या होती है मेरे भाई, यक्स के ऊपर बार बराबर ए प्लस में सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई मेरे भाई। उसके बाद हम बात करें माध्यक की, तो माध्यक में क्या होता है, माध्यक मतलब मीडियन माध्यिका जिसको कहते हो, तो एल प्लस में एन बाई टू माइनस का सी एफ जिसको संचयी बारंबारता कहते हैं, और अपॉन में यफ होगा इंटू में यच होगा। बहुलक निकालने के लिए एल प्लस में एफ वन माइनस का एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखो प्रायिकता क्या होगी। पहला भैया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, ये क्या होती है मेरे भाई, प्रायिकता होती है। निश्चित घटना क्या होती है, ऐसी घटना जिनकी प्रायिकता एक, ऐसी घटना जिनकी प्रायिकता जीरो होती है, अनिश्चित घटना होती है मेरे भाई, है ना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए रहें और आप इन सारे फॉर्मूले और बेसिक पॉइंट्स को पढ़ के बहुत सारे नंबर्स स्कोर कर सकते हैं। बस आप देखते रहिए मेरे भाई, बहुत सारी वीडियो जैसे लेके आऊँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको बताऊँगा जो आपकी एग्ज़ाम में सीधे मदद करेंगी और उनकी ड्यूरेशन होगी कुल से 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा की नहीं, क्योंकि ये 15 चैप्टर थे पूरे के पूरे इकट्ठे, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगा, मीन्स 20 से 21 मिनट लग गया, है ना। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ, है ना। और भैया सभी बच्चे देखते रहेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो और बढ़िया सा अगली बार फिर से एक नया वीडियो एक नए अंदाज में होगा और नई चीज़ें होंगी उसमें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, सभी को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।